के भीतर की जो धारा चल रही है उसके सामने खड़े नजर आते हैं। कई बार वो सियासत पर भी चोट करते हैं, और उन्होंने अभी कहा कि जिस दिन लेखक और साहित्यकार जनता से, आवाम से जुड़ जाएगा, उस दिन सत्ता आपके नमन करेंगे आपको, ये उन्होंने लिखा है। तो अब ये दुष्यंत का नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी बात सुनने से पहले एक शेर शायद, अगर मुझे ठीक याद है तो अदम साहब का है, मैं वो उसके साथ में फिर आपका उत्तर, कि जिसके सम्मोहन में पागल, जिसके सम्मोहन में पागल धरती है आकाश भी है, जिसके सम्मोहन में पागल धरती है आकाश भी है, आज खुशी से जहर पी रहे और उसका एहसास भी है। कमलेश जी। धन्यवाद राजेश जी। मैं अपनी बात फिलहाल गोरखपुरी के एक वक्तव्य से शुरू करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी बात एक कही है कि कविता या शायरी निजी सुख दुख की सूची प्रस्तुत करना नहीं है, बल्कि मानवता के सुख दुख की व्याख्या। क्या बात। तो मुझे लगता है कि जिस रचनाकार का दुख और क्षोभ जितना बड़ा होता है, वो रचनाकार भी उतना ही बड़ा होता है। और जब आपका क्षोभ या दुख इतना बड़ा हो तो वो एक विधा में तो नहीं आ सकता, क्योंकि मैं खुद 5-7 विधाओं में लिखता हूँ। तो इसीलिए हुआ ये कि दुष्यंत जी ने पहले गीत लिखे, वहाँ भी उनका दुख नहीं हटा, तो फिर वो छंदमुक्त कविता में आए, फिर कहानियों में देखिए बड़ी संवेदनाएं जो होती हैं उसके लिए गजल बहुत छोटी विधा है जी, खासतौर से कहानी और उपन्यास, बल्कि इस मामले में गजल एक अधूरी विधा है, क्योंकि उसमें संवेदना सघन तो होती है, लेकिन विराट और बड़ी संवेदना व्यक्त करने के लिए आपको बड़ी विधाओं की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए उनको कहानी में भी आना पड़ा, उपन्यास में भी आना पड़ा। फिर बाद में वो सारी चीज़ें जब उनकी, अच्छा, गद्य को लिखे बिना आपकी वैचारिकी स्पष्ट नहीं हो सकती। हमारे यहाँ कहा भी गया है कि गद्यम कवि नाम निक्षम भजंती। तो इसीलिए कहा गया कि जैसे ही आप गद्य में उतरते हैं आपको समझ में आता है कि आपको कहना क्या है और कैसे कहना है। फिर वो चीज़ धीरे धीरे फिर जब वो संघनित होती है तो फिर आप आलोचक भी बनते हैं, क्योंकि जब आपको लगता है कि बाकी लोग जो लिख रहे हैं वो तो उस तरह है नहीं जैसा मैं चाहता हूँ, तो फिर वो आलोचक बन जाता है। और इस सब का जो निचोड़ जब हुआ तब वो शेर व शायरी में आए, गजल में आए, और उन्होंने बहुत संघनित रूप से अपने विचार दिए, जो जिसको लेके आज हम सब सारे के सारे लोग पागल हो रहे हैं। मैं भी दुष्यंत कुमार से जुड़ा हूँ करीब 1990 से, 35 साल हो गए हमको जुड़े हुए उनसे। और एक बात और मुझे लगती है, मैं अक्सर ये कहता रहता हूँ कि हिंदी गजल में दुष्यंत कुमार की कोई परंपरा नहीं बनी, इसी तरह आजम गोंडवी की कोई परंपरा नहीं है। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जैसे ही परंपरा किसी की बनती है वो फिर क्लोन पैदा होने लगते हैं, रचनाकार नहीं पैदा होते। दुष्यंत कुमार से हम लोगों ने मुहावरे लिए, कुछ सूत्र लिए हैं, उन सूत्रों को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आपको कहीं लगता है कि मुझ में भी दुष्यंत है, मैंने तो लिखा भी है शेर में कि मैं दुष्यंत तो नहीं, लेकिन दुष्यंत तो मुझ में है ही, उड़ता बिछाता हूँ। वो उन्होंने उड़ा बिछाया, लेकिन वो मैं उनको अपने साथ लेकर चलता हूँ और इसीलिए थोड़ा बहुत कुछ कहने जाता हूँ। तो दुष्यंत तो हम सब में है जो हिंदी गजल से जुड़े हुए हैं। और उनका जो, अच्छा, एक और बात ये है कि एक हमारा शेर है कि मैं अक्सर सोच कर डरता हूँ कुछ ऐसा न कर डाले, मैं अक्सर सोच कर डरता हूँ कुछ ऐसा न कर डाले, बड़ा होना मेरा कुछ को कहीं छोटा न कर डाले। क्या बात, कुछ को कहीं छोटा, तालियां बनती है। तो दुष्यंत जी की पूरी गजल पढ़िए आप, आपको लगे, या पूरी और साहित्य, पूरा साहित्य पढ़िए, आपको लगेगा कि दुष्यंत आपको कहीं छोटे नहीं करते, आपको अपनी भाषा से, अपने विचारों से आतंकित नहीं करते, बल्कि वो आपको प्रेरित करते हैं कि आप भी ऊंचे उठिए, आगे बढ़िए, और आप में सब कुछ है, आप सब कुछ कर सकते हैं। काश में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाले। तो वो हर मनुष्य को उसके सुख दुख से उबारने की कोशिश कर रहे होते हैं, हर मनुष्य को बड़ा बनाने के लिए आगे आ रहे होते हैं, इसीलिए दुष्यंत बड़े हैं। धन्यवाद कमलेश जी। देखिए, मन के कोण का एक नया कोण कमलेश जी ने प्रस्तुत किया, और इस कोण ने निश्चित रूप से हम सबको एक नए ढंग से सोचने पर बाध्य किया। जैसे आपने कहा कि दुष्यंत की कोई परंपरा का निर्वाह नहीं हुआ। अगर कमलेश जी के भीतर कोई दुष्यंत जिंदा है, या हम सबके भीतर कोई दुष्यंत जिंदा है, तो इसका अर्थ यह है कि हम सब अपने अपने तरीके से अपनी अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट करते हैं,
और वो दुष्यंत उसका एक तरह से बात हम और जी। अभी एक बात आई थी, दुष्यंत ने कहा था कि भाषा को लेकर, इधर ये आपने कही थी, सगी बहनें हैं हिंदी और उर्दू। कई बार इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन होता है। सगी बहनों के होने का मतलब ये नहीं कि दोनों भाषाएं एक हैं। हम लोग कई बार यही समझने की भूल करते हैं। भाई सगी बहनों का भी तो अपना अस्तित्व होता है, उनका पूरा संसार होता है। तो हम दोनों भाषाओं के संसार को अलग अलग देखकर चलेंगे तो शायद हम ज्यादा न्याय कर पाएंगे, दुष्यंत के साथ भी, उनकी बहनों के साथ भी और उनके पूरे व्यक्तित्व के साथ भी। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कई बार सगी बहनों को, सगे भाइयों को हमने घर में देखा है गांव में, और ये भी देखा, अभी बात हो रही थी दिनकर की, तो मुझे याद आ रहा था बहुत सारी बातें फणीश्वरनाथ रेणु के बारे में और भी शैलेंद्र के बारे में। तो मुझे याद आ रहा था कि फणीश्वरनाथ रेणु के घर में जो स्थिति बनी एक बार, तो जो उनके बल्कि राम दिनकर जी की बात, माफी चाहता हूँ, दिनकर जी के बारे में उनके भाइयों ने तय किया कि घर की स्थिति ऐसी नहीं है कि हम सब लोग स्कूल जाके पढ़ें। तो उन्होंने तय किया कि ये हमारा भाई पढ़ेगा, हम लोग खेती करेंगे। देखिए संयुक्त परिवारों में तो वो क्या कई दृश्य ऐसे उपस्थित होते हैं जब वो पढ़ते हैं कि एक कटोरे में, हम लोगों ने बचपन में बताया कि एक कटोरे में माँ दूध रख देती, दूध रोटी, और उसको जो है उसको सान के नीड़ के उसको, और चारों भाई एक कटोरे में बैठ के खा रहे हैं। तो अभी आपने जो भाषा की बात कही, हिंदी और उर्दू की बात कही, मुझे वही एकदम से याद आया कि देखो एक कटोरे में सारे भाई किस तरह से भोजन कर रहे हैं, और वो प्रतीक, और ठीक भी है। हम परंपरा हमें क्यों लेना चाहिए? हमें हमारी, देखिए 50 साल हो गए दुष्यंत जी को हमसे गए। हमने देखा है कि मौजूदा दौर में व्यवस्था अब शब्द सितारों को अपना बनाने की ओर बहुत सारे उपक्रम करती है, और हम लोग बड़ी आसानी से उसके जाल में उलझ भी रहे हैं। मुझे राज्यसभा का सदस्य बनना है, मुझे ये सम्मान प्राप्त करना है, मुझे ये रचना प्राप्त करना है। तो ये जो चीजें हैं, ये भी एक बड़ी बाधाएं हैं जिन्होंने हमें अगला दुष्यंत नहीं पैदा होने दिया। अपने बलबूते पर अक्सर दूर तक जाते हैं लोग, और रहनुमा का साथ मिलते ही भटक जाते हैं लोग। तो इस अभी हमारे पास कुछ करना चाहें तो मैं स्वागत कर सकता हूं, अन्यथा फिर मैं इसका समापन। हाँ, क्यों नहीं। मैंने सोचा था कि एक क्विक राउंड लगाऊंगा, लेकिन फिर थोड़ा सा हाँ, तो क्योंकि ये गद्य पर बात हो रही है, दिनकर के गद्य साहित्य की एक समृद्ध विधा संस्मरण है। उन्होंने बहुत सारे संस्मरणात्मक लेख लिखे हैं, और उन लेखों में जिसके बारे में लिख रहे हैं उसका व्यक्तित्व तो आता ही है, तो एक लेखक का व्यक्तित्व भी आता है। अक्सर होता है कि रचनाकारों को स्वयं खोलती है, हम जब कुछ बोलते हैं तो खुलने लगते हैं। जैसे मेरा ही एक शेर है कि ढक लो चाहे लाख बदन को, ढक लो चाहे लाख बदन को, बोलोगे तो खुल जाओगे। क्या बात। तो हम ज्यों बोलना शुरू करते हैं त्यों तो तब खुलने लगते हैं। दिनकर जी की चर्चा चूंकि बार बार हो रही है, दुष्यंत जी ने दिनकर जी को मेरठ के कार्यक्रम में आमंत्रित किया था, और इस पर उन्होंने लिखा, आमंत्रित वाले से नहीं किया था, अचानक गाड़ी लेकर पहुंच गए। लोगों ने कहा कि दुष्यंत दिनकर जी को कॉलेज में ले आना है, और दुष्यंत जी ने कह दिया मैं ले आऊंगा। मेरठ वालों को कह दिया कि मैं लेकर आऊंगा, और दिनकर जी को बताया तक नहीं था कि आपको चलना है। दिनकर जी राज्यसभा के मेंबर थे, और गाड़ी लेकर पहुंच गए, उनके पास गए। और दिनकर की उम्र उस समय अगर 60 की रही होगी तो दुष्यंत जी की 30 की रही होगी। मैंने उस समय सोचा, देखा जब उसको पढ़ रहा था, और कहा कि आपको मेरठ चलना है। तो उन्होंने पूछा कि आप लोगों ने पहले बताया था? आपने मुझे पहले बताया था, मुझसे समय लिया था? कहा नहीं। तो उन्होंने बताया कि आज मुझे दिल्ली में ही डॉक्टर नगेंद्र को मैंने टाइम दिया है, दिल्ली विश्वविद्यालय में जाना है मुझे, और मैं मेरठ नहीं जा सकता।
उन्होंने कहा लेकिन मैं तो कह कर आया हूँ कि मैं उनको लेकर आऊँगा। अब दिनकर जी नाराज हो रहे हैं और क्रुद्ध हो रहे हैं और इनसे जितने प्रश्न किए उनका उसी तरह से जवाब दिया दुष्यंत जी ने। उन्होंने पूछा कि आपने मुझसे पूछा तो कहा नहीं, तो कहा तो फिर आपने कैसे कह दिया कि मैं चलूँगा, मेरठ चलूँगा आपके साथ, कैसे लोगों से कह दिया। तो जब कई प्रश्न और उत्तर हो गए तब दिनकर जी ने एक प्रश्न के जवाब, दुष्यंत जी ने एक प्रश्न के जवाब में दिनकर जी से कहा कि आप पर अपना अधिकार समझता रहा होऊंगा। आपने कैसे लोगों को आश्वासन दे दिया, तो आप पर अपना अधिकार समझता रहा होऊंगा। यहाँ से दिनकर जी नरम पड़ने लगे और फिर थोड़ी देर में बदल, ठीक है चलिए तब चलते हैं। और फिर क्या बात, फिर बड़े प्रेम से इनको दुष्यंत जी को डांटते हुए कहा कि हे धृतराष्ट्र, कम से कम उन भले मानुषों को फोन करके बता दो कि मैं वहाँ नहीं आता हूँ। तो गाड़ी में जबरदस्ती बिना पूर्व निर्धारित लेकर बैठा कर चले जाना दिनकर जैसे व्यक्ति को, ये बड़ी बात थी। और ये भी झलकता है कि हम किसी को चाहते हैं, सम्मान करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं तो उस पर अपना अधिकार समझते हैं। बिल्कुल। तो दिनकर ने ये प्रमाणित किया दुष्यंत कुमार ने और उसका मान रखा, ये बड़ी बात। और ऐसा नहीं, वो दो नहीं थे, वो देखिए आज आपने अभी दिनकर के बारे में बताया और कल ममता जी के हवाले से हमने जाना था कि वो जाती जिंदगी में भी ऐसे ही थे। कमलेश्वर जी घर पे नहीं हैं और उनकी पत्नी और बेटी को कह रहे हैं चलो भोपाल, चलो इसी वक्त चलो, कपड़े नहीं है सब आ जाएंगे, जूते नहीं है सब आ जाएंगे। तो ये जो प्रेम की जो बात है, अधिकार की जो बात है, ये कम लोग मुझे लगता है कि समझ पाते हैं। गति कितनी तेज है कि आपने एक मिनट का हस्तक्षेप हम भी करेंगे। जी, फिर आलोक जी भी। प्रेम और अधिकार की बात हुई तो एक प्रेम और अधिकार हम आलोक जी पर जताते हुए वो बड़े हमसे ये संकल्प लेता हूँ कि उनकी जो वैचारिकी वाली किताब है वो हम लोग कोशिश करें हम दोनों मिलके इसी साल आ जाए अलग से। बहुत बढ़िया। तो ये हमारे दिमाग में एक बात आई जी। एक महत्वपूर्ण बात की जा रही है और जिसका नोटिस किया जाना हिंदी भाषा और साहित्य और सारी भारतीय भाषाओं के हित में है। हमारा ये बड़ा भारी दुर्भाग्य है कि यहाँ हमारे यहाँ भारत में साहित्यकार खेमे में पड़े हैं। वो खेमे ये हैं कि उन्हें ऐसा लगता है समाज जो पाठक बन के उन्हें जिंदा रखता है वो उनका खुदा नहीं है। उनके खुदा वो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो उन्हें किसी पद पर नियुक्त करती हैं। जैसे प्रगतिशील लेखक संघ होगा तो उसका मुखिया सीपीआई तय करेगी, जनवादी लेखक संघ होगा तो उसका मुखिया सीपीएम तय करेगी। यदि दक्षिण पश्चिमी जो परिवार उनका मुखिया तो सभी परिवार से कहीं से आएगा। तो यदि किसी ऐसे विचारधारा के खूंटे से बना हुआ कोई आदमी उसमें कितनी भी साहित्यिकता हो लेकिन वो समाज का साहित्यकार नहीं हो सकता। ऐसी सारी दुनिया में उसके संस्था बने रहे, उन्हें अपने किसी खूंटे को इतना सशक्त नहीं होने लगा तो उन्हें बांध सके। मैं तो वही संस्मरण की जो बात थी जैसा दिनकर जी के साथ हुआ उसमें एक और वाक्य था वो वाला कि दिनकर जी ने झल्ला के कहा कि अरे भाई अजीब बुर्बक हो, बुर्बक अजीब बुर्बक हो, ये एक काया है, ये कहाँ जाएगी? ये काया मेरठ ही जाएगी। और ऐसी ही घटना जो है वो बच्चन जी के साथ। बच्चन जी बहुत देर रखते थे, पढ़ाते भी थे इलाहाबाद के दिनों में। बाद में बच्चन जी ने अपनी किताब दुष्यंत जी को समर्पित भी की। दुष्यंत जी के जाने के बाद हुआ ये कि बच्चन जी भोपाल से गुजर रहे थे तो उन्होंने नर्मदा प्रसाद त्रिपाठी जी से कहा कि अब मेरे पास 3-4 घंटे होंगे तो हम लोग ऐसा मिल बैठे बात कुछ विमर्श कर लेंगे, कुछ चर्चा कर लेंगे। तो बच्चन जी भोपाल से गुजरे और त्रिपाठी जी ने उनको अपने घर बुलाया और संगोष्ठी छोटी सी उन्होंने ऐसी कर ली। तो दुष्यंत जी को भी बुलाया तो दुष्यंत जी नहीं गए उसमें। तो जब बात हो रही थी तो बच्चन जी ने पूछा दुष्यंत नहीं आया अभी तक? उन्होंने कहा कोई बात इधर उधर हुई तो ये। फिर थोड़ी देर बाद पूछा, संगोष्ठी हो गई। तो फिर धीरे से दुष्यंत जी ने पर्चा भेजा था नर्मदा प्रसाद त्रिपाठी के पास। वो त्रिपाठी जी ने पर्चा देखा और बोले कुछ नहीं। फिर बाद में उन्होंने बताया कि साहब दुष्यंत इस बात को लेकर नाराज हैं कि आप मेरे सबसे निकट थे और आप ये नर्मदा प्रसाद त्रिपाठी के पास चले गए। मैं आपसे मिलने नहीं आऊंगा। तो रात में
उस समय 10 साढ़े 10 बज रहे होंगे, बच्चन जी घर आए उनसे मिलने के, और वो तो फिर मतलब वो तो उनके पैरों पे पड़ गए, उनके गुरु रहे थे वो पूरे। तो ये उस दौर के बड़े साहित्यकारों का, जैसा अनूठी ने कहा, ये बड़प्पन देखिए कि कहाँ दिनकर और कहाँ दुष्यंत, कहाँ बच्चन और कहाँ दुष्यंत, पर इन लोगों का ये बड़प्पन था कि उन्होंने जो उनकी, वो सब उनकी नेचर को जानते थे, इसलिए उनके जितने दोस्त थे उतने ही उनके दुश्मन भी थे। बिल्कुल, मुझे याद है, मेरा ख्याल है कि आपको भी याद होगा कि बच्चन जी जब अमिताभ और जया बहादुरी की शादी हो गई तो जया बहादुरी और अमिताभ के अभिनय को लेकर के बच्चन जी को वो शेयर करते थे, चिट्ठियों का आदान प्रदान होता था। जी आप कुछ कह दें? बस अध्यक्ष जी और इस कार्यक्रम का खूबसूरत संचालन कर रहे राजेश भाई से मैं 2 मिनट की मोहलत चाहूँगा, एक टिप्पणी करना चाहूँगा। इस समय इतिहास के पुनर्लेखन का एक दौर सरकार और संस्था जो हमारी राज्य सत्ता है उस राज्य सत्ता द्वारा चलाया जा रहा है। खासतौर पर सभागार में और मंच पर जो लोग बैठे हुए हैं और इतिहास की व्याख्याओं का जो नया दौर चल रहा है, उस नए दौर में ये बराबर कहा जा रहा है कि अब तक देश की आज़ादी के थोड़ा पहले और देश की आज़ादी के बाद जिन इतिहासकारों के हाथ में इस देश के बहुत सारे घटनाक्रमों की व्याख्या का सर्वाधिकार सुरक्षित रहा है, उससे अब इन प्रश्नों को बाहर निकालने की जरूरत है और नए सिरे से इस देश का इतिहास लिखे जाने की जरूरत है। यह एक बेहद ऐसे खतरनाक दौर में हम पहुंचे हुए हैं जहां इतिहास के बहुत सारे घटना प्रसंगों और संदर्भों के साथ बहुत हस्तक्षेप किया जा रहा है और इतिहास के पुनर्लेखन के नाम पर या औपनिवेशिक मानस के उपनिवेशीकरण के नाम पर बहुत सारी ऐसी योजनाबद्ध कोशिशें की जा रही है इतिहास लेखन के क्षेत्र में या साहित्य लेखन के क्षेत्र में कि वो आने वाले दिनों में जिसकी दुष्परिणतियां हमारे अपने देश और हमारे अपने समाज को भोगना है। याद करना चाहता हूँ दुष्यंत कुमार को। दुष्यंत कुमार पर होने वाली कल से लेकर के और आज तक की बातचीत में मैं श्रोताओं की तरफ मुखातिब होकर के खास तौर पर ये बात कह रहा हूँ कि आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि कल के सभी सत्रों में मौजूद रहे हैं आप और आज भी मौजूद हैं। बार बार लेखक और सत्ता को एक दूसरे के सामने खड़ा करने की कोशिश जो दुष्यंत कुमार ने अपने लेखन में और अपने विचारों में की है, ये बहुत ही मानीखेज है। लेखक और साहित्यकार गैर सांस्थानिक प्रतिपक्ष होता है सत्ता का, एक गैर संसदीय एक संसद में प्रतिपक्ष होता है। आपकी लाइट कल की बाहर जिसे गैर संसदीय प्रतिपक्ष आप कह सकते हैं, वो जनता के पक्ष में खड़ा हुआ और राज्य सत्ता जो केंद्रित सांस्थानिक सत्ताएं हैं जो निष्करुण और अमानवीय निर्णय लेती हैं, ऐसी सत्ताओं के सामने ये लेखक प्रतिपक्ष की भूमिका में होता है। और ऐसे प्रतिपक्ष की भूमिका में लेखक को आप ये देखिए कि जिस समय एक कंठ विस्पाई जैसी किसी रचना का जो विषय है जिसमें आप शिव और पार्वती को उठा रहे हैं, यानी पौराणिक आख्यान की ओर जा रहे हैं। इतिहास में तो अभी इतने सारे, क्योंकि बहुत सारे उसके ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं कि बहुत ज्यादा उसके साथ आप हस्तक्षेप करेंगे तो पकड़े जाएंगे, लेकिन पौराणिक आख्यान जिनका कोई ऐतिहासिक पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद नहीं है, जो लगभग लोगों की आस्था और विश्वास का विषय है, एक बहुत बड़ी हिंदू कही जाने वाली कम्युनिटी या एक समुदाय के आस्था और विश्वास का प्रश्न है, हिंदुत्व का प्रश्न है। ऐसे क्षेत्र में, पौराणिक आख्यान के क्षेत्र में दुष्यंत कुमार एक कंठ विस्पाई में प्रवेश करते हैं और उसे सत्ता के प्रतिपक्ष के तौर पर प्रस्तुत करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं इसके माध्यम से कि आज के लेखकों के लिए दुष्यंत कुमार एक उदाहरण है। आज ये बात बार बार हम देख रहे हैं कि भारतीय ज्ञान प्रणाली के नाम पर, इंडियन नॉलेज सिस्टम के नाम पर, भारतीय ज्ञान परंपरा के नाम पर केंद्र से आप किसी भी तरह की संगोष्ठी का और किसी भी तरह के प्रोजेक्ट का प्रपोजल बना करके आप भेजिए, आपको पैसा मिल जाएगा। इसलिए कि उन्हें मालूम है, केंद्रीय सत्ता को यह मालूम है कि भारतीय ज्ञान प्रणाली और भारतीय ज्ञान परंपरा को संपोषित करने वाला कोई भी विषय अगर होगा तो हम पौराणिक आख्यानों में और इतिहास के बीच का जो विभाजक रेखा है उसको मिटा देंगे
और पुराण को इतिहास और इतिहास को पुराण की तरह प्रस्तुत कर देंगे। क्या बात। लेकिन शिव और सती का एक ऐसा संदर्भ ग्रहण करते हैं एक कंठ विस्ताई में, जिसमें उस पौराणिक आख्यान को सत्ता और सामाजिक व्यवस्था की रूढ़ियां जो मनुष्य को गिरफ्तों में लिए हुई हैं और लगातार उनकी चेतना को दास्ता के बहुत सारे बंद अंधेरी सुरंगों में ले जा रही है, यात्रा कर रही है, करा रही है, अंतहीन यात्रा की दिशा में खेल रही हैं। ऐसे यथार्थ को, जिंदगी के भीषण यथार्थ को दुष्यंत कुमार अपने इस नाटक में पकड़ते हैं और पौराणिक आख्यान की एक प्रगतिशील रचनात्मक व्याख्या अपने काव्य नाटक में प्रस्तुत करते हैं। आज के लेखकों और साहित्यकारों को दुष्यंत कुमार से बहुत कुछ, ऐसे दौर में जब बहुत खतरनाक स्थितियां पैदा हो गई हैं, दुष्यंत कुमार हमारे सामने एक बहुत बड़े दीप स्तंभ की तरह, एक सर्च लाइट की तरह हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं और लेखक और साहित्यकार, कवि और नाटककार उनसे बहुत कुछ ऐसे दौर में सीख सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बड़ी और इसी जी बहुत बढ़िया और बहुत बुलंदी से उसको प्रस्तुत भी किया। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा एक हल्का सा संशोधन मैं इसमें करना चाहता हूँ, आप स्वीकार करेंगे तो कृपा होगी। या पत्रकार हो या साहित्यकार हो, प्रतिपक्ष नहीं होता है। क्या होता है, एक तो पक्ष होता है, तो पक्ष का मतलब होता है जो पक्ष में होगा, अच्छा हो बुरा हो, सबकी जय जय करना, कोई जय जयकारे होते रहते हैं। हमने देखा पिछले 50 वर्ष में तो ये बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति बढ़ गई है। दूसरा प्रतिपक्ष होता है, वो केवल बुरा ही देखता है, और दुष्यंत ना प्रतिपक्ष थे ना पक्ष थे, वो जनपक्ष थे, जो जनता के पक्ष में है, उसके बारे में बात करेंगे। वो किसी को अच्छा लगेगा। जी हाँ, लगभग वही बात थी। और ये बात जो है वो सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष की जब बातचीत की जा रही है, तो हम इतिहास के साथ अपने समकाल का आलोचनात्मक संबंध स्थापित करते हैं। और आलोचनात्मक संबंध स्थापित करने का मतलब ही होता है कि हम केवल निंदा नहीं करते, हम बहुत सारे ऐसे कदमों और नीतियों और कार्यक्रमों की प्रशंसा भी करते हैं, उसके साथ भी खड़े होते हैं। तो आलोचनात्मक संबंध बनाने के क्रम में अगर प्रतिपक्ष की प्रगतिशील चेतना लेखक के पास होगी ही नहीं, तो वो आंख मूंद करके सत्ता द्वारा निर्धारित किए जाने वाले समस्त कार्यक्रमों और उसके द्वारा बनाई जाने वाली जो नीतियां हैं, उन नीतियों के अंध समर्थन में चला जाएगा। इसलिए ये प्रतिपक्ष की चेतना उसे लगातार अपने भीतर जीवित रखनी होती है। और खास तौर पर लेखक की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष की हो जाती है कि हमारे सांस्थानिक और हमारे संवैधानिक प्रतिपक्ष अगर अपनी भूमिका ठीक तरीके से नहीं निभा रहे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में एक लेखक, साहित्यकार और पत्रकार को आगे बढ़कर के उसकी भूमिका निभानी पड़ती है। धन्यवाद। मुझे लगता है कि वास्तव में आप दोनों ही एक बिंदु पर